नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 4 के अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में साक्षात्कार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस विवेचना का चतुर्थ भाग देखने जा रहे हैं। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप विद्यार्थी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि कैसे अनुसंधानकर्ता अपने उत्तरदाता के साथ सौहार्द स्थापित करता है और सौहार्द स्थापित करने के पश्चात इंटरव्यू की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो आज के प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कैरिंग द इंटरव्यू फॉरवर्ड, अर्थात साक्षात्कार आगे बढ़ाना। When the rapport between the interviewer and the respondent is established and the interviewer begins the interview, his role becomes dual. तो जब अनुसंधानकर्ता अपने उत्तरदाता के साथ सौहार्द स्थापित करने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया को आरंभ करता है तो फिर उसकी जो भूमिका है वो दो भागों में बट जाती है। As a sympathetic listener, he has to attentively listen to what the respondent is saying, and as a scientific investigator, he has to collect all relevant information. तो ये दोहरी भूमिका किस रूप में सामने आती है? पहले तो उसे एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के रूप में उत्तरदाता की बातों को बहुत ध्यान से सुनना होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही एक बहुत ही तटस्थ अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में उसे जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो तथ्य मिल रहे हैं, उनको नोट करना होता है, उनका अंकन करना होता है। As a listener, he should neither present himself as someone who is completely unaware of the issue being studied, nor should he pretend to be too knowledgeable about the subject. तो जब वह एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा होता है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि न तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विषय के बारे में अनभिज्ञ जाहिर करे और न ही वह अपने को विषय का बहुत ही अधिक जानकार जाहिर करे, बल्कि वो एक बहुत ही संतुलित ढंग से और एक बहुत ही सामान्य ढंग से, सहज ढंग से अपने उत्तरदाता से प्रश्न पूछे और जो वह उत्तर दे रहा है उसको नोट करता चले। During the course of the interview, the interviewer should make sure to appreciate the respondent for his effort. This would motivate the respondent and also serve to strengthen the rapport. तो इंटरव्यू के दौरान जो साक्षात्कार करता है उसे अपने जो उत्तरदाता है उसको लगातार उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसके प्रयासों के लिए, और उसे लगातार मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो और अधिक उत्साह के साथ सहयोग करे, सूचनाएं प्रदान करे। इससे जो प्रारंभ में जो रैपो बनी थी, जो सौहार्द की स्थिति बनी थी दोनों के बीच में, वह भी और मजबूत होती चली जाती है। The body language and mannerisms of the interviewer should be positive and should instill a sense of confidence in the respondent. तो जो इंटरव्यूअर की देह भाषा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है और जो उसके हाव भाव व्यवहार हैं उत्तरदाता के प्रति, वो बहुत ही सकारात्मक होने चाहिए। उसे बीच बीच में अपने उत्तरदाता को मोटिवेट करने के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे किसी प्रश्न के संदर्भ में जो उसने उत्तर दिया उसके बारे में अनुसंधानकर्ता ये कह सकता है कि आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, या यह कह सकता है कि आपने जो जवाब दिया वह बहुत ही सुंदर जवाब है और इस दृष्टि से या इस प्रकार मैंने इस विषय के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। तो जब हम इस तरह का रिस्पॉन्स अपने उत्तरदाताओं को देते हैं तो उत्तरदाता और अधिक प्रेरित होते हैं और अधिक सक्रियता के साथ और अधिक उत्साह के साथ वो उत्तर देने लगते हैं, क्योंकि हमारा यह कथन उनमें एक विश्वास का संचार करता है, उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करता है। At the same time, the interviewer should keep noting, recording all the information that is useful and relevant to his research. तो जो हमारा
साक्षात्कारकर्ता होता है उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के रूप में उत्तरदाता की बातों को सुने, लेकिन उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो दूसरा रोल है अर्थात एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर का, एक वैज्ञानिक अन्वेषणकर्ता के रूप में, उसे जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां उत्तरदाता से मिल रही हैं, उनको लगातार सही ढंग से नोट भी करते जाना है। इस बात को भी उसे ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद इंटरव्यू के दौरान एक और महत्वपूर्ण काम जो होता है वह है प्रोबिंग या जांच प्रश्न। यह क्या होता है अब हम देखेंगे। Sometimes the researcher needs to delve deeply into an issue and so he might use some supplementary questions and counter questions. This is called probing. तो इंटरव्यू के दौरान कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता को बहुत गहन जानकारी चाहिए होती है, बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए होती है, और उत्तरदाता के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उससे वह हो सकता है कि संतुष्ट ना हो, तो उसे कुछ पूरक प्रश्न पूछने पड़ते हैं, कुछ प्रति प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं। तो इस तरह से जब साक्षात्कारकर्ता प्रति प्रश्न करता है या कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करता है, पूरक प्रश्न करता है, तो उसे ही प्रोबिंग या जांच प्रश्न कहा जाता है। The probing becomes necessary also when the respondent fails to grasp the intent of the question or his response does not answer the question. तो इस जांच प्रश्न की ज़रूरत तब भी पड़ सकती है जब उत्तरदाता किसी प्रश्न का भाव ठीक तरह से नहीं समझ पाता है, और ऐसे में अनुसंधानकर्ता को फिर से एक प्रश्न को रीफ्रेज करके या एक अलग तरीके से कोई और प्रश्न पूछ करके और सही उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि उत्तरदाता प्रश्न को समझकर उत्तर तो देता है, लेकिन वह उत्तर वास्तव में उस प्रश्न के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, अर्थात जो प्रश्न का जो इंटेंट है, जो प्रश्न से जानकारी चाहिए, वह उस जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में भी साक्षात्कारकर्ता को और प्रोबिंग करनी पड़ती है और जांच प्रश्न का प्रयोग करना पड़ता है। Probing also becomes necessary when there is some discrepancy or contradiction in the responses. कई बार ऐसा भी होता है कि उत्तरदाता जो सूचनाएं दे रहा है उनमें आपस में कोई विसंगति हो या कोई विरोधाभास हो, यानी एक प्रश्न के संदर्भ में जो हमारा उत्तरदाता है उसने जो उत्तर दिया उसके बिल्कुल उलट वह दूसरे प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दे सकता है, और दोनों ही उत्तर विरोधाभासी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जांच प्रश्न करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और प्रश्नकर्ता को यह कहना पड़ता है कि आपने पिछले प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़ी देर पहले तो ये कहा था, और अब आप जो कह रहे हैं वो दोनों स्थितियां एक साथ कैसे हो सकती हैं, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से उसे कई बार जांच प्रश्न करने पड़ते हैं। Sometimes the respondent deliberately tries to hide certain facts. Gooday had calls probing in such cases as antagonistic probing and warns that such probing should be done cautiously. कई बार ऐसा भी होता है कि उत्तरदाता जानबूझकर किसी सूचना को छुपाना चाहता है या किसी प्रश्न को अवॉइड करना चाहता है, या उसका कोई स्पष्ट उत्तर न देकर कोई घुमा फिरा कर कुछ गोलमोल उत्तर देना चाहता है। तो उस स्थिति में भी जांच प्रश्न करना पड़ता है, और गुडे एंड हैट जो प्रसिद्ध रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह की प्रोबिंग जहाँ हम उसके जो अवॉइड करने की प्रवृत्ति है उसको रोकना चाह रहे हैं और हम उससे वह जानकारी लेना चाह रहे हैं जो वो देना नहीं चाह रहा, तो गुडे एंड हैट कहते हैं कि यह एंटागोनिस्टिक प्रोबिंग है, अर्थात ये विरोधात्मक जांच प्रश्न है। और इस प्रकार का जांच प्रश्न जो है वो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, विनम्रता से करना चाहिए, अन्यथा इससे उत्तरदाता नाराज़ हो सकता है और जो हमारा सौहार्द स्थापित हुआ था उससे उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। At times, while talking about some emotional matters of his life, the respondent may seek the opinion of the interviewer regarding what he would have done had he been in similar situation.
कई बार जब उत्तरदाता अपने जीवन के किसी बहुत ही भावुक पक्ष या किसी बहुत ही भावात्मक पक्ष के बारे में चर्चा कर रहा होता है, तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है, वो खुद कुछ नहीं कह पाता है और वो इंटरव्यूअर से ही पूछ लेता है कि अगर वो उस स्थिति में होता तो वो क्या करता। तो इस तरह की स्थितियां भी इंटरव्यू के दौरान आ सकती हैं। Merton and Kendall suggest that at such times, instead of answering his question, the interviewer should ask the next question and carry the conversation further so that the respondent gets the impression that he is being listened to sympathetically. तो मर्टन एंड केंडाल जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो जब कि इंटरव्यूअर से ही पूछ ले उत्तरदाता कि आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते, ऐसी स्थिति में जो प्रश्नकर्ता होता है उसे कोई उत्तर दिए बिना बहुत ही विनम्रता से और समझदारी से अगला प्रश्न उत्तरदाता के सामने रख देना चाहिए। और यह रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उत्तरदाता ये महसूस करे कि उसकी बात को ध्यानपूर्वक और पूरी सहानुभूति के साथ सुना जा रहा है। The respondent may sometimes insist on knowing the views of the interviewer too. In such cases, the interviewer should politely assert that it is the respondent's view that is important and that they will talk about the issue once the interview is complete. कई बार ऐसा होता है कि कोई उत्तरदाता बार बार इस बात के लिए आग्रह करता रहता है कि जो साक्षात्कार करता है वह भी अपने विचार उत्तरदाता को बताए। तो ऐसी स्थिति में जो साक्षात्कारकर्ता होता है उसे बहुत ही समझदारी से और बहुत ही विनम्रता से लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपने उत्तरदाता को ये बताना चाहिए कि इस समय जो उत्तरदाता है उसी के विचार अधिक महत्वपूर्ण है अनुसंधान के लिए, और जो प्रश्न करता है या साक्षात्कार करता है वह निश्चित रूप से अपने विचारों से उत्तरदाता को अवगत कराएगा, लेकिन साक्षात्कार के समाप्त होने के बाद। तो वह यह कह सकता है कि वह इस विषय पर अपने विचारों को भी उत्तरदाता के साथ साझा करेगा, लेकिन जब साक्षात्कार समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात। तो इस तरह से वह जो उसकी जिज्ञासा है, वह जो उसके अंदर एक एंग्जाइटी है, उसको दूर कर सकता है। तो आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। हम इस विवेचना को आगे के वीडियोस में जारी रखेंगे। आप विद्यार्थी अपना फीडबैक ज़रूर प्रदान करें। आपको जो वीडियोस दिए जा रहे हैं, जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, वह आप लोगों को उपयोगी लग रही हैं या नहीं। आपके मन में कोई सवाल या शंकाएं यदि हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो उससे हमें अपने प्रेजेंटेशंस की क्वालिटी को सुधारने में मदद मिलेगी और आप लोगों की और अधिक बेहतर सहयोग करने में हमें मदद मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।